Recording in progress. तो हम लोगों ने यहाँ पर बारे में हमने यहाँ बात कर ली थी आपका एनोड कैथोड इन सब चीजों के बारे में कल बात कर ली थी। ठीक है, आज हम इससे आगे बात करेंगे। तो देखिए, आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो जानते हो, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को काफी इसके बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ये जो थ्योरी थी ये एरेनियस ने दी थी। कब? 1887 में। ठीक है, और इन्होंने ये एक आयनिक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट्स हमें यहां पर देखना है। पहला, जब इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डालते हैं तो ये डिसोशिएट होता है फ्री मोबाइल आयंस में। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज dissolved in water, it dissociates into free mobile ion। मतलब ये मोबाइल आयंस हैं, मतलब ये चलते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। कैटायन एंड एनाइन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा होता है एनाइन। एनाइन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, all ions carry an electric charge। दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, and these ions are responsible for flow of current, are responsible for flow of current through the solution। तीसरा पॉइंट है conductivity of electrolyte depends on concentration of ions in the solution। जितने ज्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी हो जाएगी। बनी बात है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयंस ही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो आयंस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, यानी अमाउंट जितना ज्यादा होगा आयंस का, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के। किसके अंदर? इन सॉल्यूशन। और यह हमेशा एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे शुगर, हाँ, राइस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर डिसॉल्व हो जाए, और डिसॉल्व होने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वोट को डिसॉल्व कर लोगी क्या? तो क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सच एज शुगर, there is no ionization, there is no ionization।
इनमें कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होता है, जैसे यूरिया हो गया, शुगर हो गया, इनमें। ठीक है, बात समझ आई है? तो ओनली मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ओनली मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, तो यही आपके मेन एरेनियस के कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन होता है उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उसकी थ्योरी थी। अब देखो बेटा, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और जो आपका एरेनियस कॉन्सेप्ट है, उनके बीच में डिफरेंस, एरेनियस कॉन्सेप्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो देखो, एरेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट, वाटर जो रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? आयोनाइज करता है। वाटर आयोनाइजेस इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में भी आयनिक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक इवन इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में भी कैसे रहते हैं? आयनिक रहते हैं। ठीक है, बस लेकिन वो कैसे होते हैं? वो इमोबाइल आयन होते हैं। कैसे होते हैं? इमोबाइल। इमोबाइल मतलब अब ये घूम फिर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ठीक है, बट इमोबाइल आयन, और पानी में डालने पर क्या होता है? बस ये मोबाइल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर इमोबाइल आयन as these are held together, held together by strong electrostatic force of attraction या coulombic force। ठीक है, समझना कैसी? देखो अब मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं। अगर हम NaCl को लेंगे और उन्हें आपस में मिलाएंगे तो NaCl का फॉर्मेशन होगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को लोगे। NaCl का मॉलिक्यूल कैसा होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए Na पर +1 चार्ज है, एक Na 6 Cl नेगेटिव से अपने आगे पीछे लगता है। ये लग गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये ऊपर है, और छठवा ये नीचे है। सॉरी, Cl लगाना है, छठवा ये नीचे है। बात समझ आई है? तो एक Na पर एक +1 चार्ज है, वो हर एक Cl को कितना चार्ज देगा? 6 Cl को देना उसे, तो +1/6, हर एक को +1/6 देगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर हम Cl के बारे में बात कर रहे हैं तो Cl भी 6 Na से लगेगा। देखो 3 हो गए, ये चौथा ये बगल में हो गया, पांचवा पीछे हो गया, और छठवा आगे हो गया। ठीक है, अब ये Cl भी यहां पर कितने 6 Na से लगेगा, इससे लग गया, इसके बगल में ये लगेगा Na पॉजिटिव से, और इसके ये पीछे लगेगा एक Na पॉजिटिव से। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखो ये Na भी क्या करेगा? 6 Cl के साथ में लगेगा। ये Cl हो गया, ये NaCl से जोड़ा, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर, हाँ इसे सही से बना। ये आपका Na पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये जाएगा, ये Cl नेगेटिव इससे लगेगा, ये Na इससे लगेगा। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, ये ये यहां पर ये
ये आपस में जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी एक पीछे कौन आ जाएगा, एक सोडियम आ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा, इससे आपका ये जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये क्यूब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही क्यूब कहाँ बनता जाएगा, बगल में, इस साइड भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, आगे भी बनेगा, पीछे भी बनेगा, ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो देखो हमारी जो एर्नियस थ्योरी थी, एर्नियस थ्योरी ये कहती थी कि NaCl न्यूट्रल होता है जब सॉलिड स्टेट में होता है, पर जैसे हम इसे पानी में डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने ये प्रूव किया कि अगर आपका ये सॉलिड भी है तो अभी अपने अंदर ये कैसा रहता है, ये आयनिक रहता है। कैसा रहता है? बस ये इमोबाइल है, यानी ये चल नहीं पाएंगे आयन से। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिससे ये जुड़े हुए। और वाटर क्या करता है, जब आप इसे वाटर में डालते हो तो बस ये इमोबाइल आयन मोबाइल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी वाटर जो रहता है यहां पर, वाटर रेंडर्स these ionic these ions मोबिलिटी, इनकी मोबिलिटी को अफेक्ट करता है बाय ब्रेकिंग, इसे ब्रेक करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को, क्या करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को तोड़कर इन्हें आपका ये क्या कर देता है, फ्री कर देता है वाटर। ये किसने कहा है? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने कहा है। एरिनियस ने कहा था जब हम पानी में इन्हें डालते हैं तो पानी में डालने पर ये क्या हो जाते हैं, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उन्होंने कहा था ये आयोनाइजेशन होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है भैया आयंस तो ये पहले ही थे, बस पानी में डालने पर ये डिसोशिएट हो गए, अलग अलग हो गए, और अब आयंस फ्री है मूव करने के लिए। इसलिए आपका ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, पर लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसके आयंस फ्री नहीं थे मूव करने के लिए। लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में अब इसके आयंस फ्री हैं, क्या करने के लिए, घूमने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। Recording in progress. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस जो फिनोमेना होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक और बैटरी की जरूरत पड़ेगी, एक बैटरी, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको लगाना पड़ेगा, या डीसी करंट आपको कहीं ना कहीं से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through an electrolyte causes the पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन सा होता है, कैटाइन। कैटाइन को ये माइग्रेट करता है, माइग्रेट टुवर्ड्स, कैटाइन कहां जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, कैथोड। कैटाइन हमेशा कहां जाता है, कैथोड पे। एंड नेगेटिव आयन गोज टुवर्ड्स, ये किसकी ओर जाएगा, एनोड। ठीक है, नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, एनाइन। तो एनाइन एनोड की तरफ जाता है और जो कैटाइन रहता है वो कैथोड की तरफ जाता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है भाई, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, किसने गेन किए, बाय एनोड। एनोड इलेक्ट्रॉन लेगा, वो हमेशा बराबर होगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कैथोड। कैथोड जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके बराबर ही एनोड इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तीसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोड पर बनता है, ठीक है, आर फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड। हमेशा कैथोड और एनोड पर ही प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनके सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं और वही मेन रिएक्शन होती है, ठीक है। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से याद रखना, कैथोड पर हमेशा कौन डिस्चार्ज होगा? हमेशा मेटल्स डिस्चार्ज होंगे। मेटल्स क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। यानी मेटल अगर कहीं भी कलेक्ट होगा तो वो किस पर होगा? कैथोड पर। और कैथोड से कभी भी कोई गैस नहीं निकलेगी, सिर्फ एक गैस को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन गैस। ओनली गैस लिबरेटेड, गैस अगर निकलती है तो उसे लिबरेटेड कहा जाता है। और मेटल डेपोजिटेड होते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज या डेपोजिट होते हैं तो वो किस पर होते हैं? कैथोड पर होते हैं। ओनली गैस लिबरेटेड इज हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई है? और बाकी जितनी भी गैसेस रहती हैं, सारी की सारी गैसेस जो लिबरेट होती हैं वो किस पर होती हैं? वो हमेशा एनोड पर होती हैं, ठीक है। तो जो एनोड रहता है उस पर आपके नॉन मेटल्स डिस्चार्ज होते हैं, नॉन मेटल डिस्चार्ज होते हैं। एंड ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस निकलती हैं तो वो सब एनोड से ही लिबरेट होती हैं। कहां से लिबरेट होती हैं? एनोड पर लिबरेट होती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक। अब जैसे अगर मान लो कोई मेटल आप कलेक्ट कर रहे हो या आप कोई गैस निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो गैस इसमें से निकाल रहे हो आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, उसका कितना मास प्रोड्यूस होगा? द मास प्रोड्यूस्ड, द मास प्रोड्यूस्ड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बनी बात है, इलेक्ट्रिसिटी देने पर ही तो ये सब कुछ हो रहा है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ज्यादा मास लिबरेट होगा या कलेक्ट होगा, ठीक है। टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये बात किसने कही थी? फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था इस बात को। तो इसे हम बोलते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑलवेज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमेशा क्या होती है बेटा? एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस की कोई भी प्रोसेस होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक ऑक्सीडाइज होता है और एक क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और जो रिड्यूस हुआ उसने इलेक्ट्रॉन उसका लिया। तो इन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं? और एनोड और कैथोड में भी क्या कर रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हो। कैथोड पर रिडक्शन करा रहे हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन करा रहे हो। तो यानी इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्या होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। जैसे सपोज एक एग्जांपल देखना, हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, हमने NaCl को पानी के अंदर डाला, तो जैसे ही पानी के अंदर डाला आयनिक तो ये ऑलरेडी था, बस ये डिसोशिएट हो गया। किसमें डिसोशिएट हो गया? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। अब देखो कैथोड पर कौन पहुंचेगा बताइए?
Na पॉजिटिव पहुंचेगा। Na पॉजिटिव को क्या कहते हो? कैटायन। और कैटायन किसकी ओर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। और Cl नेगेटिव को क्या बोल दोगे? एनायन। और ये एनोड की तरफ जाएगा। तो ये है एनोड। तो कैथोड पर कौन गया? कैटायन। कैटायन कौन है? Na+1। काय के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। तो ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम का एटम बनाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्या कहेंगे? अब एनोड पर कौन पहुंचेगा? Cl नेगेटिव। और ये अपने अंदर से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब निकालेगा तो माइनस साइन से दिखा दिया, या उस तरफ लगा दो इसे, तो ये बन गया Cl। और ये प्रोसेस एक बार और होगी। और फिर यहां पर दो Cl के एटम्स एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं? Cl2 गैस। और ये Cl2 गैस यहां से निकलती है। किससे? एनोड से निकलती है। और सोडियम क्या हो जाता है? डेपोजिट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अभी ये कहानी पूरी नहीं है। यहां पर NaCl हमने कैसा लिया था? याद रखना, ये हमने पानी के अंदर नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? पानी के अंदर डालने पर सोडियम एटम आपको नहीं मिल सकता वहां, क्योंकि सोडियम एटम बनेगा तो पानी के टच में आने से यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो ये मोल्टन के बारे में बात हो रही है। तो फिर पानी में क्या होता है अगर हम NaCl डालकर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे? तो वो मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। वो मैं आगे बताने आपको जा रहा हूं। ठीक है। वहां क्या होगा ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। वहां NaCl को जब ऐसे पानी में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, और सॉल्यूशन के अंदर Na और OH पड़ा रह जाता है। वो कैसे, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑलवेज आ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन? आपने देखा ये क्या था? रिडक्शन। और ये क्या था? ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन था? -1 से इस पर कितना चार्ज आ गया? 0। इंक्रीज इन चार्ज हुआ, ऑक्सीडेशन है। यहां ये देखो, +1 से किस में पहुंच गया? 0 में। ये डिक्रीज इन चार्ज हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां साथ साथ में होते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई है? और कभी भी ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हैं, एक दूसरे के बिना नहीं होती। ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ क्या हो जाती है? ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाती है कि एक Na लेते हो +1, और यहाँ दो Cl नेगेटिव लेते हो, और यहाँ क्या बनता है? अब दो Cl नेगेटिव लिए, दो Cl नेगेटिव लिए, तो इन्हें दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे कि नहीं? और ये दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी कौन होना चाहिए? कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक और सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन लेकर एक और सोडियम का एटम बना लेगा कि नहीं? तो दो सोडियम और दो क्लोरीन नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? 2NaCl का फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं? जी नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस में ये NaCl का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? यहां पर जस्ट उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? आपने NaCl को लिया, आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम एटम बनाएगा, और क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस। ठीक है। क्लोरीन 2 करने के लिए आगे 2 लगाओगे, तो सोडियम को भी क्या कितना लगाओगे? 2 लगाओगे। ये आपकी क्या हो गई है? ओवरऑल रिएक्शन हो गई है। ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ये प्लस हटा देना है, हमें यहां से प्लस नहीं रखना है। 2Na+Cl2, ये दो चीजें आपको यहां पर मिली है। ठीक है। और देखो ये एक अपने आप में क्या है? केमिकल चेंज है। NaCl अलग होता है, Na अलग है, और Cl2 अलग है। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसमें AC करंट कभी भी नहीं चलता है। AC करंट डज नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज नहीं करेगा। क्यों? मैंने कल आपको बताया था, उसमें पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहेगी और आयन कहीं भी नहीं जा पाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑलवेज कैरिड आउट, is always carried out
कैरिड आउट बाय डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट के थ्रू ही आपका ये होता है। समझ में आ गई ये बात बेटा? तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे इलेक्ट्रोलिसिस के, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर जान लेना, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। हमारे पास में जैसे सपोज करो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और कैसा है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो पोलर का कोवेलेंट कंपाउंड में यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पार्शियल चार्जेस होंगे। क्या यहाँ आइंस हैं? आंसर है नहीं, यहाँ आइंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे तो पानी कहेगा भाई Cl तुम हाइड्रोजन से अलग क्यों नहीं हो पा रहे हो, तो Cl कहेगा मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पानी कहेगा हम दे रहे पॉजिटिव चार्ज। पानी कैसा होता है? पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव को सभी को ऐसे लगा लेगा इस ओर मुंह करके, और जो पॉजिटिव रहेगा उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा लेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन को भी अलग करने के लिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां देना चालू करेगा, ऑपोजिट चार्जेस है। अरे यहां पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्या हो रहा है यार? यहां पॉजिटिव दिया, पार्शियल नेगेटिव यहां आ गया, पार्शियल नेगेटिव यहां पर आ गया, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? ये कंप्लीटली टूट जाएंगे और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? H+ और Cl-1। अब ये आइंस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? नाउ दे आर आइंस, नाउ आइंस आर फॉर्म्ड। और जब आइंस बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन किसके अंदर होती है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ठीक है। तो आइंस के बनने को कहां से? नॉन आयनिक कंपाउंड से आइंस के बनने को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन में क्या होता है? ऑलरेडी जो आयनिक कंपाउंड है उन्हें सिर्फ सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ आइंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड में ऑलरेडी आइंस हैं उन्हें सेपरेट करने को हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। और ये कौन दिखाते हैं? आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन्हें दिखाते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे NaCl हो गया, जैसे KCl हो गया, ये सब ये डिसोसिएशन की प्रोसेस को दिखाएंगे, क्योंकि इनमें ऑलरेडी आयंस हैं। यहां पर दे ऑलरेडी हैव, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ऑलरेडी दे हैव आयंस, इनके अंदर ऑलरेडी आयंस होता है। तो आयंस बना तो नहीं रहे हो ना? जब बना नहीं रहे हो तो हम इसे आयोनाइजेशन ना कहकर क्या कहेंगे? सिंपली सेपरेशन है, डिसोसिएशन है, डिसोशिएट कर दिया। एसोसिएट जोड़ना, डिसोशिएट तोड़ना। और आयोनाइजेशन में आप देखो यहां आप आइंस का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन कहेंगे। अब ये इंटेक्स क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कल हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसके बाद में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज करते हुए कल से ही हमारा मेन इलेक्ट्रोलिसिस चालू हो जाएगा।